नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र बिकाजी सकपाल। विद्यार्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हाउ टू स्टडी क्या होती है, उसके साधन कौन से हैं और रीडिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी मतलब हाउ टू स्टडी पार्ट 2 में हम राइटिंग के बारे में अधिक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये चारों जो साधन है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग, आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर्स। मतलब हमारे स्टडी प्रोसेस में रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी रेगुलरली करनी चाहिए ताकि उसके हैबिट स्टूडेंट में डेवलप होनी चाहिए। इसलिए उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, राइटिंग कैसी करनी है, राइटिंग का तरीका क्या होगा और राइटिंग का स्किल कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले लेंगे। तो very important study tool after reading, writing is also very necessary. In writing, again, knowledge of spelling is very important. इसका मतलब ऐसा है कि स्टूडेंट को स्पेलिंग्स बनाना आने चाहिए। अगर स्पेलिंग बच्चों को नहीं आएगा तो राइटिंग करने में उसको दिक्कत होगी। ख़ास करके एग्ज़ाम में जब वो राइटिंग करने जाता है तो स्पेलिंग के अभाव से वो राइटिंग ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए नॉलेज ऑफ स्पेलिंग वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैं इस टॉपिक के बारे में हाउ टू स्पेल करके अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक ज़रूर मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। अपनी स्पेलिंग के बारे में जो मिस्टेक होते हैं या तो स्पेलिंग्स बनाने में कठिनाई जो होती है वो दूर होगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्पेलिंग के बारे में अच्छी सी नॉलेज रखते हैं तो हमारी राइटिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़ और कोई भी समस्याएं, बाधाएं बीच में नहीं आएगी और अपनी राइटिंग ठीक होगी और हमारा स्टडी प्रोसेस प्रॉपरली हो जाएगा। तो राइटिंग में सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ऐसा है कि अपने राइटिंग को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारी राइटिंग अच्छे से दिखनी चाहिए और दूसरा वो रीडेबल चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर रीडेबल नहीं रहेगी तो उस राइटिंग का ठीक से इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वह राइटिंग चेकर को या तो सामने वाले व्यक्ति को समझेगा नहीं तो उस राइटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रेजेंटेशन राइटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल आती है। हमारे राइटिंग की स्टाइल कौन सी है? हमारे राइटिंग की स्टाइल जो है वो एक रहनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि स्टूडेंट ने अपनी राइटिंग करते समय एक ही प्रकार की राइटिंग रखनी चाहिए। मिक्स अगर राइटिंग करेंगे तो वह रीडेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए राइटिंग में एक ही स्टाइल चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि अगर वर्टिकल स्टाइल है तो वर्टिकल रखनी चाहिए, अगर बैक स्टाइल है तो बैक रखनी चाहिए, और तो रनिंग स्टाइल है तो रनिंग रखनी चाहिए। चाहे वो सिंपल राइटिंग हो या तो कर्सिव राइटिंग हो, दोनों राइटिंग में ये स्टाइल जो है ये एक ही प्रकार की रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट को अपनी स्टाइल एक ही रखनी चाहिए। देखिए, मैंने फर्स्ट स्टाइल में
वर्टिकल लाइन यूज़ करके वर्टिकल स्टाइल में सभी राइटिंग पूरा किया है। उसके बाद में सेकंड में हमने बैक राइटिंग यूज़ की है, तो सभी बैक राइटिंग स्टाइल ही है। वैसे ही रनिंग राइटिंग अगर करेंगे, मतलब आगे झुकने वाली जो स्लैंटिंग लाइन का इस्तेमाल करके अगर हम लोग हमारी राइटिंग करते हैं तो उसी तरीके से वो राइटिंग का स्टाइल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए फोर्थ में यहाँ मिक्स प्रकार की लाइनें यूज़ करके राइटिंग किया हुआ है। ये राइटिंग एक तो रीडेबल नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें दो वर्ड्स में अंतर रखा है प्रॉपर और एक वर्ड्स के अक्षर एक साथ है, दूसरे वर्ड्स के अक्षर अलग है, तो इससे अलग अलग शब्द होने के कारण अच्छे से हम लोग रीड कर सकते। लेकिन अगर हमने इधर जगह नहीं छोड़ा तो ये आम खा ऐसे कोई दूसरा ही वर्ड बनेगा और या कुछ अलग बनेगा। दो शब्दों में प्रॉपर अंतर भी नहीं है, इसलिए ये राइटिंग जो है वो रीडेबल नहीं होती। इसलिए ऐसी राइटिंग स्टूडेंट ने टालनी चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे एरो दिखा के ऊपर लिखते हैं, ये भी राइटिंग ऐसे टालनी चाहिए, उसको सीधे नीचे लेना चाहिए, तभी हमारी राइटिंग है तो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। उसके बाद में प्रेजेंटेशन में पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंस है और पैराग्राफ भी ज़रूरी होती है। जो हमारी राइटिंग है उसमें पॉइंट वाइज अगर हम लोग राइटिंग करते हैं, उसमें आवश्यक पैराग्राफ अगर करते हैं तो वह राइटिंग अपनी अच्छी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि पॉइंट वाइज करने से टीचर्स को या तो चेकर्स को इजीली अपनी राइटिंग समझ में आएगी, रीडेबल हो जाएगी और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसलिए जो हमारी राइटिंग है उसमें एक ही पैराग्राफ नहीं करते हुए पॉइंट वाइज हम लोगों को लिखना चाहिए। और जो एसेज है उसमें अलग अलग पैराग्राफ जो है, शुरुआत के पैराग्राफ कौन से, लास्ट के पैराग्राफ कौन सा है, बीच वाले पैराग्राफ्स कौन से है, इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान रहना चाहिए, तब हमारी राइटिंग अच्छे से इफ़ेक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में नंबरिंग भी प्रॉपर रहनी चाहिए। पॉइंट को नंबरिंग हो या तो क्वेश्चन के नंबर जो है, आंसर्स के नंबर जो है वह प्रॉपरली देना चाहिए। उसमें से जो अंदर जो पॉइंट्स है उसको भी प्रॉपरली नंबरिंग करना चाहिए। तो इस तरह से अपना राइटिंग का प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। उसके बाद में राइटिंग में पंक्चुएशन को भी बहुत इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट को पंक्चुएशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग में प्रॉपरली फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमाज, ये सभी जो है इनका इस्तेमाल प्रॉपरली अगर स्टूडेंट कर लेता है तो उसकी जो राइटिंग है वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, प्रॉपरली रीडेबल हो जाएगी और स्टूडेंट को उसका अच्छे से फल मिलेगा। और एक बात है पंक्चुएशन में, अगर पंक्चुएशन प्रॉपरली यूज़ नहीं हम लोग करेंगे तो उसका मीनिंग बदलेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में पंक्चुएशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था, इसमें कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं किए, उसको ध्यान रखते हुए अगर प्रॉपरली रीडिंग नहीं किए तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो राइटिंग में भी अगर प्रॉपरली हम लोग पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी मीनिंग चेंजेस हो सकता है, मीनिंग बदल सकता है। इसलिए हम लोगों को बहुत लिखते समय पंक्चुएशन का ध्यान रख के, जागरूक रह के राइटिंग करना चाहिए। उसके बाद में राइटिंग भी हम लोगों को रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई भी राइटिंग करने में बोरियत होगी, हम लोग राइटिंग पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। एग्ज़ाम में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। अगर स्पीड की हम लोगों को हैबिट नहीं है, राइटिंग की हमको हैबिट नहीं है,
तो हम लोग एग्ज़ाम में जो टाइमिंग्स है उसमें हमारी राइटिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रेगुलरली हम लोगों को लिखना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने से और हैबिट होने से हम लोगों में एक प्रकार का स्किल आ जाएगा। हमारे स्पेलिंग्स जो है वो प्रॉपरली हम लोग कर पाएंगे। इससे स्पेलिंग मिस्टेक टल जाएंगे और हमारी राइटिंग अच्छे से इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से राइटिंग टूल जो है इसका प्रैक्टिस करके हम लोगों को उसका स्किल डेवलप करना चाहिए। तो राइटिंग में डेली हम लोग, हमारे जो टीचर्स होमवर्क देते हैं, एसेस देते हैं या जो भी कुछ राइटिंग क्लास वर्क देते हैं, उसकी राइटिंग हम लोगों को, स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि डेली राइटिंग से ही हमारी हैबिट और प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग की, और इससे हम लोगों का स्किल डेवलप हो जाएगा। राइटिंग में ग्रामर का भी इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो राइटिंग में ग्रामर के अभाव से भी हमारी राइटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, मिस्टेक्स होंगे उसमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए ग्रामर पर बेसिक नॉलेज जो है उनके वीडियोस भी हम लोग अपलोड करेंगे, तो स्टूडेंट ने उनको भी देखना चाहिए, ताकि ग्रामर अगर ठीक हो जाएगा तो राइटिंग की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और इससे स्टडी प्रोसेस इजीली हो जाएगा। उसके बाद में अगला स्टडी टूल मेमोराइजिंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी टूल है। हर बच्चे के स्टडी प्रोसेस में उसका यूज़ होना चाहिए और उसकी कला हर बच्चों को रहना चाहिए, क्योंकि मेमोराइजिंग की कला जिस बच्चे को है वह अपनी स्टडी प्रक्रिया अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर इसका अभाव है, मेमोराइजिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब करना है, इसका अगर ज्ञान बच्चे को नहीं है तो बच्चा अपनी स्टडी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे जो है हमने देखा है कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ भी लर्न करना चाहते हैं। इसकी वजह से एग्ज़ाम के टाइम में वो दिन रात लगे रहते हैं, रटना शुरू कर देते हैं और टेम्परेरी नॉलेज लेते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, मेमोराइजिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए और कब करना है ये भी हर बच्चों को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, रीडिंग, राइटिंग, ये जो दोनों टूल्स है और वो रेगुलरली करना चाहिए, वैसे ही मेमोराइजिंग भी रेगुलरली करना चाहिए। स्टूडेंट अगर हर दिन रेगुलरली रीडिंग करता है तो मेमोराइजिंग में उसको दिक्कत नहीं आएगी, इजीली उसको मेमोराइज हो जाएगा। तो मेमोराइज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मेमोराइजिंग, पहले तो टेबल को जो मेमोराइज करना है उसको हम लोग टाल नहीं सकते। टेबल्स को जब तक हम लोग अपनी ज़ुबान पे बार बार दोहराते नहीं हैं तो हमको टेबल याद नहीं रहेंगे, और टेबल्स अगर याद नहीं है तो मैथ्स जो है वो पूरा मैथ्स टेबल्स के ऊपर आगे आगे डिपेंड रहता है, और इसलिए टेबल्स रटने चाहिए। हर दिन टेबल्स का, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसे ही टेबल्स की ये भी प्रार्थना हमको करनी पड़ेगी। टेबल्स की भी एक प्रार्थना करनी चाहिए। हर दिन 10 मिनट टेबल्स को रीड करके रखना चाहिए, और ऐसे टेबल्स हमको करने हैं। जितने भी टेबल्स लर्न हो जाते हैं उतने कम हैं। उसके बाद में कुछ वर्ड्स जो है, जैसे हार्ड वर्ड्स है, उसके मीनिंग है, नेम्स है, साइंस के कुछ वर्ड्स है, वो सब हमको रटने पड़ते हैं, क्योंकि उसको बार बार हमारे ज़ुबान पे नहीं लेंगे, उसके स्पेलिंग्स हम लोग बार बार नहीं दोहराएंगे तो वो हम लोगों को याद नहीं रहेंगे। हर लेसन की रीडिंग हम लोग हर दिन करते रहेंगे
तो हम लोगों को ये वर्ड्स परिचित रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से हम लोगों को याद रहेंगे। तो उसके बाद में सेंटेंसेस भी कुछ लर्न करने पड़ते हैं। तो वो सेंटेंस कौन से? एक तो है डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हर बच्चों को याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस रहता है, तो उसको याद किए बिना डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। उसके बाद में वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं कुछ। उसके बाद में गुड थॉट्स है, वो भी याद करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ कुछ पोएम के लाइन हैं, पोएम लाइंस भी याद करने पड़ते हैं। उसके बाद में कुछ फिगर्स और स्केचेस जो है वो ड्रॉ करने पड़ते हैं। वो फिगर्स और स्केचेस हम लोगों को हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो स्केच हमको ड्रॉ करके देखना है, कोई भी फिगर हमको ड्रॉ करके देखना है, और उसके पार्ट्स जो है उसके नाम भी याद रखने पड़ते हैं। इसलिए उसके जो पार्ट्स है उसके नाम्स को रट के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में वो फिगर स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके हर पार्ट को हमको नाम देना पड़ता है, तभी वो इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए फिगर्स और स्केचेस ड्रॉ करके उसके नाम जो है वो रट के रखने चाहिए। उसके बाद में कुछ डेट्स है वो भी हमको याद करने पड़ते हैं। ज़्यादा करके हिस्ट्री के लेसन जो है उसमें डेट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर हिस्ट्री के लेसन्स हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो उसके रेफरेंस से हम लोग डेट्स याद कर सकते हैं। डेट्स याद करना मतलब ऐसा नहीं कि एक डेट ले लिए उसको याद किए, उसका मतलब नहीं है। रेफरेंस से हम लोग जब डेट्स याद करते हैं तो हम लोगों को वो डेट्स भी याद रहेंगे। तो दोस्तों, मेमोराइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलरली हमारे स्टडी प्रोसेस का हर दिन का हिस्सा मेमोराइजिंग का भी रहना चाहिए, और इस तरह से स्टडी प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। उसके बाद में लिसनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टडी टूल है, क्योंकि लिसनिंग अगर स्टूडेंट अच्छे से रहेगा, उसकी कला अगर स्टूडेंट को होगी, तो स्टडी प्रोसेस में उसका बहुत फ़ायदा होगा। लिसनिंग में एक तो हियर करना पड़ता है, साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करना और उसको ग्रास्प करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चारों स्टडी टूल जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल करके उसकी कला और स्किल हम लोगों में डेवलप करनी चाहिए, और उससे हम लोगों का स्टडी प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने चारों जो स्टडी टूल्स है उसका यूज़ कैसे करना है, उसका स्किल कैसे डेवलप करना है, उसकी कला कैसी हम लोगों में तैयार करनी है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, बहुत ही आवश्यक हाउ टू स्टडी इस बेसिक नॉलेज की चर्चा हमने पहले 2 वीडियोस में की है। मेरी सभी स्टूडेंट्स को यह विनती है कि स्टडी का प्रोसेस अपना ठीक करके उसको हर दिन के जीवन का एक हिस्सा हम लोग स्टडी को करेंगे। हर दिन रीडिंग करेंगे, हर दिन राइटिंग करेंगे, हर दिन मेमोराइजिंग करेंगे, और लिसन भी अच्छे से करेंगे, तो हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी इतना ही। अगला बेसिक नॉलेज लेके अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।